तो आज बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत की तरक्की और महत्वाकांक्षा का एक बड़ा सिंबल है। लेकिन यही प्रोजेक्ट जमीन पर एक बड़े संघर्ष और विवाद की वजह भी बन गया है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे देश के भविष्य का एक बहुत बड़ा सपना कुछ लोगों के लिए उनके आज का संकट बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है 1.1 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये प्रोजेक्ट देश के लिए कितना बड़ा है और इस पर कितना बड़ा दांव लगाया जा रहा है। अब देखिए, ये जो बुलेट ट्रेन है ना, ये अकेली नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है जिसका नाम है डायमंड क्वाड्रिलैटरल। इसका मकसद है भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ना। और ये मुंबई अहमदाबाद रूट समझिए कि उस बड़े सपने का पहला कदम है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लागत क्यों? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जवाब एक शब्द में है, रफ्तार। जरा सोचिए, जो सफर आज की तारीख में ट्रेन से 6 से 12 घंटे का है, वो सिमट कर सिर्फ 2 घंटे से भी कम का रह जाएगा। ये भारत के 2 सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स के बीच आने जाने का तरीका ही पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जाहिर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के फायदे भी बड़े बड़े गिनाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान करीब 20,000 सीधी और 16,000 दूसरी तरह की नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा सड़कों, ट्रेनों और फ्लाइट्स पर बोझ कम होगा। इंडियन रेलवे को एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल जंप मिलेगा। और हां, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बड़े सपनों की एक कीमत होती है और ये कीमत जमीन पर चुकाई जा रही है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट कागजों से उतरकर जमीन पर आया, इसने अपने पीछे एक संघर्ष की कहानी छोड़नी शुरू कर दी। और बस यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के असली टकराव की तरफ ले जाता है। आखिर इस तरक्की की, इस रफ्तार की असली कीमत कौन और कैसे चुका रहा है? 312 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन गांव की संख्या है गुजरात और महाराष्ट्र में जो सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहे हैं। मतलब 312 गांवों की जमीन और वहां के लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रही है। और जब हम इस जमीन की बात करते हैं तो एक आंकड़ा सब कुछ साफ कर देता है। जो भी जमीन ली जा रही है उसमें से लगभग 77% खेती की जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड। बस यहीं से विरोध की जड़ शुरू होती है। किसानों के लिए यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये उनकी रोजी रोटी है। और इसी के छिन जाने का डर इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है। और ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था। ये विरोध धीरे धीरे संगठित तरीके से बढ़ा। देखिए, अप्रैल 2018 में दोनों राज्यों के किसान एक साथ आए। फिर दिसंबर में तो जापान की जो एजेंसी पैसा लगा रही है, GICA, उसके लोग भी प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे। विरोध बढ़ता गया, लेकिन फिर सितंबर 2019 में गुजरात हाईकोर्ट से किसानों को एक बड़ा झटका लगा जब उनकी याचिकाएं खारिज हो गई। किसानों की इस चिंता को गुजरात के खेडूत समाज के प्रेसिडेंट जयेश पटेल के शब्दों में समझा जा सकता है। डर सिर्फ जमीन खोने का नहीं है, डर इस बात का भी है कि जो मुआवजा मिलेगा वो सही होगा या नहीं। खास तौर पर तब जब गुजरात में 2016 में जमीन अधिग्रहण के कानूनों में कुछ अहम बदलाव भी किए गए थे। ये संघर्ष सिर्फ इंसानों और जमीन का नहीं है, इसमें पर्यावरण का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। ये ट्रेन का रूट संजय गांधी नेशनल पार्क, तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तो और थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के कोर जोन से होकर गुजरता है। सोचिए कितने संवेदनशील इलाकों से, और इसके लिए 138 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल की जमीन भी इस्तेमाल होगी। तो एक तरफ जमीन पर विरोध प्रदर्शन है और दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी में एक लंबी कानूनी लड़ाई। चलिए अब इस कानूनी दावपेच को थोड़ा समझते हैं। इस पूरी कानूनी लड़ाई की धुरी है एक कानून, लार एक्ट 2013। अब ये एक नेशनल लॉ है जिसे बनाया ही इसीलिए गया था ताकि जब भी सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ले तो लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, उन्हें सही मुआवजा मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो। तो ये तो हुई केंद्र के कानून की बात, लेकिन असली पेंच यहीं फंसता है। देखिए, नेशनल लॉ कहता है कि जमीन लेने से पहले सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करो। मतलब देखो कि लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उनसे बात करो, ये सब जरूरी है। पर 2016 में गुजरात सरकार एक संशोधन ले आई और इस संशोधन ने राज्य सरकार को यह पावर दे दी कि वो चाहें तो इन जरूरी शर्तों से प्रोजेक्ट्स को छूट दे सकती हैं। तो जाहिर है किसान इस संशोधन के खिलाफ हाई कोर्ट गए। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, 2019 में उनकी याचिकाएं खारिज हो गईं
पर लड़ाई खत्म नहीं हुई। मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में, और आज की तारीख में भी ये केस वहां पेंडिंग है। मतलब इस कानूनी जंग का फाइनल नतीजा अभी आना बाकी है। तो इतने सारे विरोध, इतनी कानूनी लड़ाइयों के बीच प्रोजेक्ट की तरफ से क्या किया गया और इन सब का असर क्या हुआ, चलिए अब ये देखते हैं। अच्छा, तो इन सारी चिंताओं को देखते हुए एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी सामने रखा गया। इसमें कहा गया कि जानवरों के आने जाने के लिए ऊंचे पुल बनाए जाएंगे, शोर और कंपन को कंट्रोल किया जाएगा, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक सिस्टम होगा, और हां, जितने पेड़ काटे जाएंगे उसकी भरपाई के लिए और भी ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। खास तौर पर मैंग्रोव के लिए तो 1 के बदले 5 लगाने की बात कही गई। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, इसके लिए बाकायदा बजट भी तय किया गया है। अब देखिए, सिर्फ नॉइज बैरियर के लिए 100 करोड़ रुपए, पेड़ और मैंग्रोव के मुआवजे के लिए करीब 15 करोड़। मतलब इन चिंताओं को दूर करने के लिए पैसा भी अलग रखा गया है। लेकिन इन सब लड़ाइयों और योजनाओं का एक सीधा सीधा नतीजा निकला है देरी। जो प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 में पूरा होना था, अब उसकी नई डेडलाइन है अक्टूबर 2028, यानी पूरे 5 साल की देरी। पर इतनी देरी और कानूनी पछड़ों के बावजूद क्या प्रोजेक्ट रुक गया है? नहीं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक 80% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। तो ये दिखाता है कि भले ही रफ्तार धीमी हुई हो, लेकिन प्रोजेक्ट जमीन पर आगे बढ़ रहा है और हकीकत बनने की तरह है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। कोई भी देश अपने हाई स्पीड भविष्य के सपने और जमीन पर लोगों और पर्यावरण द्वारा चुकाई जा रही कीमत के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि तरक्की के नाम पर होने वाले हर बड़े प्रोजेक्ट का है।